हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है कि अपना नीट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पोस्टपोन हो चुका है। तो अपने लिए एक अच्छी बात भी है क्योंकि अपने को प्रिपरेशन का अच्छा टाइम और मिला है एक बार। ठीक है, तो अभी अपने पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 डेज हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। तो अपन क्या करते हैं कि अपन डेली एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर अगर आप रिवाइज करते हो डेली किसी भी एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि एक चैप्टर रिवाइज करने से ये होगा कि जब तक अपना एग्जाम आएगा तब तक अपन पूरा सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रिवीजन स्ट्रेटजी अपना बहुत अच्छा और इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हो तो आपने जो सिलेबस किया है वो बिना रिवीजन के कभी भी आप उसको अच्छे इफेक्टिव स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको एक अच्छा और एफिशिएंट आपको रिवीजन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ये है कि अगर अपन 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो उससे अपनी स्पीड भी इंक्रीज होती है, स्पीड अपनी इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। तो अपना एग्जाम में टाइम अपने को अच्छे से मिलेगा, अपन ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं रिवीजन के। ठीक है ना, जितने ज़्यादा आपका रिवीजन अच्छे से होगा उतने फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे याद होंगे। ठीक है, अब अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है अपना बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, अब मोल कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में अपन मोल के बारे में पढ़ते हैं, स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। इनके साथ साथ इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में अपने पास। एग्जाम में इनके पास इनमें से क्वेश्चन आने के बाद क्या होता है कि जितने भी अपने केमिस्ट्री के बाकी के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में इसका अच्छा खासा यूज होता है। चाहे आप आयनिक पढ़ो, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ो, कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, तो मोल के बिना आप उस चैप्टर को नहीं निकाल पाओगे। मोल आपको आना ही चाहिए। तो अपन मोल स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी में मिलता है। तो मोल में अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन कुछ टॉपिक्स इसके हैं उनके अपन फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, ये अपन उन पे बेस्ड वो करेंगे। तो ये अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से अपन पूरे टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो अपन मोल के बारे में ही पढ़ते हैं कि मोल क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो मोल आपको सिंपल पता है कि मोल एक काउंटिंग की यूनिट है, सिंपल काउंटिंग की यूनिट। ठीक है ना, जैसे काउंट करते हैं ना, डजन, सेंचुरी, थाउजेंड, ऐसे। ठीक है, तो उस तरीके से मोल भी एक काउंटिंग की यूनिट है। अब मोल काउंटिंग की यूनिट इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जब अपने पास मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड ये सब थे। तो वो जो 1 मोल है किसी बड़े लार्ज नंबर को, है ना, केमिस्ट्री में लार्ज नंबर को अगर अपन यूज काउंट करना है तो उसके लिए अपन 1 मोल यूज लेते हैं और जनरली ये केमिस्ट्री में ही यूज होता है 1 मोल। ठीक है, तो मोल जो है 1 मोल, तो वो 1 मोल जो आता है वो कितना आता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये पार्टिकल्स क्या है। भाई डजन में अगर आपको बोलूं तो डजन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं। अब डजन में 12 पीस होते हैं तो 12 किसके पीस होते हैं ये कोई फिक्स नहीं है कि आप बनाना भी बोल सकते हो, एप्पल भी बोल सकते हो, पेन भी बोल सकते हो, बुक भी बोल सकते हो, मार्कर भी बोल सकते हो। 1 डजन एक क्वांटिटी है कितनी, 12 पीसेज। अब वो पीसेज चाहे किसी के भी हो। वैसे ही जो 1 मोल है वो एक यूनिट है, ठीक है, काउंटिंग की, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, मोलिक्यूल के लिए, एटम के लिए, पेन के लिए, बुक के लिए। अब आप बोलोगे सर हमने तो कभी नहीं सुना 1 मोल पेन। तो इसलिए नहीं सुना क्योंकि यार इतना बड़ा नंबर है तो इतना लार्ज नंबर ऑफ पेन्स अपन कोई डेली लाइफ में देखते नहीं है, इसलिए अपन उनके लिए यूज नहीं करते। इसलिए मैंने बोला कि जो 1 मोल है इसका अपन जो ज़्यादातर यूज है, जनरल यूज है, वो कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में ही करते हैं। और इसको जो अपन लिखते हैं 1 मोल को, तो उसको 6.02 को 02 इंटू 10⁻23 को Na से भी लिखा जाता है और इस Na को बोलते हैं अपन एवोगैड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल से देखो कि अगर आपको मैं बोल दूं 1 मोल, तो 1 मोल बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, या फिर Na लिख दो। अब मैं आपको बोल दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कितने, Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं आपको बोल दूं 5 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 5 मोल हाइड्रोजन एटम को आप किसे लिखोगे, 1 मोल का मतलब कितना हो गया Na, तो 5 मोल का मतलब कितना हो गया 5Na। तो इसका मतलब 5 इंटू Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन,
एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आपको मैं बोल दूं कि 2 मोल बुक्स। अब 2 मोल बुक्स है ना, तो अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है इतनी बुक्स, इतना बड़ा नंबर, बट फिर भी अगर अपन इसको छोटी के लिए लिखना चाहें तो 2 मोल बुक्स का मतलब क्या होगा? 2 मोल बुक्स का मतलब होगा कि 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 बुक्स, इतनी नंबर ऑफ बुक्स होगी 2 मोल बुक्स में। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और कैसे क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। तो अब आपको मान लो फाइंड करना है। अब आपको पता चला होगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो आते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने आएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स n इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो अगर आपके 2 मोल हैं तो 2 इंटू Na, 3 मोल है तो 3 इंटू Na, 10 मोल है तो 10 इंटू Na। तो यहाँ पे आपने जैसे एग्जाम्पल से सीखा, तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला भी आ जाएगा कि n यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, n नंबर ऑफ मोल्स है, उसका फॉर्मूला अपने पास आ गया। क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई n। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना जो भी करते हैं इसके लिए, मोल कॉन्सेप्ट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, ये फॉर्मूला आ गया। चलिए अब सेकंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, कि 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको अपन बोलते हैं 1 मोलर मास। ठीक है, मैंने बोला जैसे आपके पास H2O है, ठीक है, तो आपने लिखा H2O, तो H2O का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन कितना? 1 इंटू 2, हाइड्रोजन एटम का 1, और कितने हाइड्रोजन एटम? 2। ऑक्सीजन कितना एटम? 1, इसका कितना? 16। तो ये कितना हो गया? 18 ग्राम, और ये पर मोल है तो इसलिए लिख देते हैं 18 ग्राम पर मोल। अगर आपने लिखा कोई भी H2SO4 मॉलिक्यूल लिखा, तो H2SO4 का कितना लिखोगे? 1 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन एटम, सल्फर का कितना? सल्फर का 32, और ऐसे कितने सल्फर? 1। ऑक्सीजन कितना? 16, कितने ऑक्सीजन? 4। तो ये कितना आएगा? 98 ग्राम पर मोल। इस तरीके से अपन लिखते हैं मोलर मास। अब मोलर मास है जो 1 मोल का। अब अपने को बोला जाए 2 मोल H2O का मास कितना होगा, तो 2 मोल H2O का मास कितना होगा भाई? 1 मोल का कितना है? 18, तो 2 मोल का कितना होगा? 18 इंटू 2। 3 मोल का कितना? 3 इंटू 18। 4 मोल का कितना? 4 इंटू 18। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल, तो जो टोटल मास ऑफ सैंपल आएगा वो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स n इंटू मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इसको अपन n से ही लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल, ये सैंपल का मास किस में होना चाहिए? ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलर मास, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये जो फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स का, टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के ये फॉर्मूला आपके काम में ना आए। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों ही फॉर्मूला जो अपने लिखे इंपॉर्टेंट है, बट जो सेकंड वाला लिखा तो ये तो स्पेशली आपके हर चैप्टर में यूज आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, कितना आएगा? टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास। एक बार फिर से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास ऑफ सैंपल किसमें? ग्राम में, और डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, तो अब अपन इन्हीं दो फॉर्मूला पे बेस्ड पे सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। Calculate the number of moles of calcium carbonate in
10 kg सैंपल ऑफ CaCO3। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 kg सैंपल ऑफ CaCO3। तो CaCO3 का कितना सैंपल है 10 kg, तो ये सैंपल का मास दे दिया आपको। ठीक है, अब सैंपल का मास दे दिया, अब अपने से पूछा किया गया है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि गिवन मास जो सैंपल का दिया है और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है अपने पास वो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो इसको मैं MW लिख देता हूँ, मोलिकुलर वेट। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि गिवन मास जो है वो है 10 kg, तो अपने को केजी में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, ग्राम में। तो 10 kg था तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर आपको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए, जैसे अभी अभी अपन ने किया था। तो कैल्शियम कितना होता है 40, तो 40 इंटू कितना 1 कैल्शियम, तो 1 × 40। कार्बन कितना 1, कितना कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना 3 इंटू कितना 16, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 100। तो यहाँ से मोलर मास इसका कितना आ गया 100, और ये डिवाइड किया तो आपने n की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 kg सैंपल में कितने आ गए 100 मोल्स आ गए। तो इसका मतलब ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा तो सैंपल का टोटल मास कितना है, ये भी अपने से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.02 into 10⁻24 molecules of CO2। तो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखो आप कि आपको क्या गिवन है। आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, मास ऑफ CO2 पूछा गया है कि उस सैंपल का मास कितना होगा। ठीक है ना। अब देखो, जब भी अपने से मॉलिक्यूल्स दिए गए और सैंपल का मास पूछा गया तो अपने को पता है कि डायरेक्ट कोई रिलेशन अपने पास नहीं है, बट अपने पास मोल के अपने दो फॉर्मूलाज लिखे थे। ठीक है ना। तो वो दोनों फॉर्मूलाज क्या थे, वो ये थे अपने पास, गिवन मास, ठीक है ना, अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास आप जिसको बोलते हो, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई कितना Na, ये लिखा था। अब देखो ये दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए थे। तो आप पहले क्या करो, इनसे इन दोनों को या तो इक्वेट कर दो या फिर इन दोनों से पहले एक फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, फिर उसका अपन क्या करेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास अपने को W कैलकुलेट करना है, CO2 का मोलिकुलर मास या मोलर मास आप जानते हो 44, N कितने मोलिक्यूल्स गिवन है 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू कितनी 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻1, यानी कि वैल्यू आ गई 10। तो इससे आपने W निकाला, सैंपल का मास W ऑफ CO2, तो CO2 का मास कितना होगा भैया 44 इंटू कितना 10, यानी कि कितना आ गया 440। अब 440 क्या लिखना चाहिए, ये यूनिट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अपन ने गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा था तो गिवन मास आपने किस में लिखा था, ये ग्राम में, तो भी किस में आना चाहिए आंसर भी ग्राम में। तो इसका मतलब CO2 के 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स का जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा भैया, वो आएगा 440 ग्राम। तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है दोनों फॉर्मूले। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, आप बिना कुछ किए, ठीक है ना, बिना सॉल्यूशन देखे आप उस क्वेश्चन को जो भी अपन ने पढ़ा, जो भी आपको आता है, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको और कैसे कर सकते हो, आपके आंसर क्या हैं। तो पहले आपको खुद को बिना सॉल्यूशन देखे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यहीं पे वीडियो पॉज करते हुए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि इन 490 ग्राम H2SO4 सैंपल कैलकुलेट, ठीक है, कि 490 ग्राम आपको H2SO4 सैंपल दिया गया है, उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम।
फोर्थ ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड फिफ्थ ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपको 1 बाय 1 पार्ट्स सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को ये पार्ट करने से पहले आप इसको बड़े ही ध्यान से देखते जाइएगा कि 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। आप पहले इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन देखिएगा। तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का अपने पास एक फॉर्मूला है, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला, और दूसरा फॉर्मूला है अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल्स तो आपको गिवन नहीं है, सिंपल आपको गिवन है नंबर ऑफ या फिर मास ऑफ सैंपल गिवन है। तो अपने पास फॉर्मूला यूज आने वाला है कौन सा, कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट 1 है अपना, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा सॉल्यूशन इसका। तो जो पार्ट 1 है अपने पास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो n जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, n नंबर ऑफ मोल्स वो अपने पास आता है, दोबारा से मैं अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ताकि आप ये बार बार रिवाइज हो जाए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर वेट लिखते हैं इसको। तो ये कितना है 490 डिवाइडेड बाई, अब H2SO4 का मोलर मास निकालोगे तो वो आता है 98। तो यहाँ से आपने n निकाल ले तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5। तो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो कितना आ गया 5। ठीक है, चलिए पार्ट 2 देखते हैं इसका। वो आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो ये मॉलिक्यूल्स पूछे गए, ध्यान रखना काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोल्स और मॉलिक्यूल्स में, तो बहुत अलग अलग चीजें यार। मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड आपको दिया है, मोल्स एक काउंटिंग की यूनिट है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 मोल हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 मोल है तो इसमें नंबर ऑफ पीसेज कितने होंगे, तो अब आप बोलोगे सर 5 मोल तो पता नहीं, बट 1 मोल तो पता है कितना है। 1 मोल कितना है Na 6.02 × 10⁻23। तो मैं बोलूंगा अब सोचो आप कि 2 मोल कितना होगा, तो 2 मोल बोलोगे आप सर 2 × Na। 3 मोल कितना होगा 3 × Na। 5 मोल कितना होगा 5 × Na। तो आप यहां से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 5 × Na। क्लियर हुई बात। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 5 × Na। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भैया अब आप देखो एक मॉलिक्यूल जो H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 का आपने एक मॉलिक्यूल लिया, तो इस एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। ये बात सबको पता है, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम 2, और ऐसा अपने पास H2SO4 कितना है 5 मोल, कितना है 5 मोल। तो यहां से अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 2 × 5, यानी कि वो वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ गए 5। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अपन पार्ट 4 को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना। इसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान देखना ऊपर वाले पार्ट में क्या था, हाइड्रोजन वाले में नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, थर्ड वाले में नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ पीसेज पूछा गया है, डजन नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है पीसेज, कि नंबर ऑफ पीसेज कितने होंगे, तो डजन नहीं पूछा गया, आपने सिर्फ पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो अगेन वही आप देखो कि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे भैया 5 × 4, तो यानी कि कितने आ जाएंगे 20। तो नंबर ऑफ मोल्स 20 आ गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स 20 आ गए, तो अब नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं अपन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो आ गए वो कितने आ जाएंगे, देखो आप बड़े ध्यान से। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे 20 × Na। भैया एक मोल में कितने Na, तो 2 मोल में कितने 2 Na, 10 मोल में कितने 10 Na, तो 20 मोल में कितने 20 × Na। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपने इस तरीके से कैलकुलेट किए। फिफ्थ पार्ट अपन देखते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखो कि सर H2SO4 है, तो H2SO4 में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा प्रोटॉन कितने हैं, तो भैया प्रोटॉन कितना होता है किसी भी एटम के अंदर, जितने भी जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो हाइड्रोजन कितना 1, कितने हाइड्रोजन 2, सल्फर कितना 1, कितने ऑक्सीजन, सल्फर का 16, ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 8। तो ये देखो यहाँ से कितने आएंगे, ये आ जाएंगे 50, कितने आ गए 50। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लिया तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने आ गए, 50 आ गए। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं अपने पास H2SO4 के, वो है 5Na मॉलिक्यूल पूछा है ना, मोल्स नहीं पूछा। तो मोल्स तो 5 थे बट H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 5। तो यहां से अगर आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना यहाँ पे मोल्स नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। तो भाई अब मेरे को बताओ कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 50, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, ऐसे मॉलिक्यूल है अपने पास 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो ये आंसर कितना आएगा 250 Na। तो इतने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस सैंपल के अंदर। अगर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो अपन आंसर देते मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 250 Na, ये इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, तो फिर अपन आंसर देते कितना 250। तो इन दोनों आंसर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये ध्यान रखना आप कि 250 Na एंड 250, ठीक है ना, क्योंकि Na छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई, Na एक बहुत लार्ज नंबर है, आप जानते हो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, इतना लार्ज नंबर है अपने पास 250 इंटू Na। तो ये है अपने पास। अब आपको आंसर टिक करते टाइम देखना होगा कि ऐसे नहीं कि हर बार आपको Na नहीं लगाना। क्वेश्चन में पूछा गया है मोल्स, तो मोल्स पूछा गया तो अपन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का कितना देते 250, और उसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो आप कितना देते 250 इंटू Na। तो यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना होगा कि मोल्स पूछा गया है या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया, ठीक है, याद रहेगा ये। वन मोर इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन ये भी आपको खूब सारे चैप्टर्स में मिलता है, और इवन ये तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मिलता है, यानी कि आपको फिजिक्स में भी मिलेगा जब आप थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की स्टडी करोगे, ठीक है। तो अपन इसका थोड़ा बेसिक अभी करते हैं। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अब आपको पता है एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन है जिसको अपन बार बार याद करते हैं केमिस्ट्री में, वो है PV = nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखना ये वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर गैस, किसके लिए, ओनली फॉर गैस। और आइडियल गैस के लिए वैलिड है, बट रियल गैस अपने बहुत कम आती है। जब भी अपने को क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हो तो अपन हर गैस को आइडियल गैस ही कंसीडर करने वाले हैं। मतलब अपन इसको जब भी गैस हो तो अपन इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, जब उसने स्पेसिफिकली अपने को मेंशन नहीं किया गया कि गैस कैसी है, रियल है। वो अपने पास अपने को पता है कि एक ही चैप्टर है जिसमें अपन रियल गैस पढ़ते हैं, बाकी 99.9% अपने पास आइडियल गैस ही आती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, PV = nRT। अब इस सिंपल इक्वेशन में PV = nRT में अपने पास क्या है भैया, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर में एक रिलेशन है, वो है अपने पास PV = nRT। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो आपने पैरामीटर्स लिखे हैं, ये P का मतलब होता है प्रेशर, P का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस प्रेशर अप्लाई करती है और वो अपने को पुट करना है किसमें, वो ATM में। V है, ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलो या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दो, बात एक ही है। अपने को पता है कि जिस भी कंटेनर में अपन फिल करते हैं गैस को, उसी का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और ये जो वॉल्यूम अपने को लेना है तो वो अपने को ऑलवेज लेना है किसमें, लीटर में। वैसे तो आप किसमें भी लिख सकते हो, बट जब भी अपने को गैस इक्वेशन लिखनी है तो उसमें अपने को जो V पुट करना है वो किसमें, लीटर में। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। R गैस कांस्टेंट है, T जो है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं भी अपने पास आए तो बिना सोचे समझे दिमाग लगाए याद रखना ऑलवेज केल्विन में है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब में टेम्परेचर आपको पुट करना है केल्विन में। अब बात ये आती है कि इनमें अगर अपने को
इस फॉर्म में नहीं दिया गया, इस यूनिट में अपने को नहीं दिया गया, तो फिर अपन कैसे करने वाले हैं। तो अगर अपने को इन यूनिट्स में नहीं दिया जाए तो फिर अपने को थोड़ा बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए। तो जो वो बेसिक कन्वर्जन है वो क्या है, वो अपन कुछ यूनिट्स इनकी लिख लेते हैं। वो बेसिक यूनिट्स क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन बारी बारी से बात करते हैं। जो पहला पैरामीटर है अपना वो है प्रेशर, और प्रेशर अपन लिखते हैं किसमें, एटीएम में। तो प्रेशर एटीएम में लिखते हैं। और अगर आपको एटीएम में और दूसरी यूनिट में कन्वर्जन नहीं पता तो आप यहाँ से एक बात ध्यान से देखिए कि जो 1 एटीएम है वो 1 एटीएम इक्वल टू कितना, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको अपन लिखते हैं किससे, पास्कल में। और ये इसकी ऐसा यूनिट भी है प्रेशर की, कौन सी, पास्कल, ठीक है। और उसके बाद अपन लिखते हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू आता है 1.01 बार। ये बार भी किसकी यूनिट है, प्रेशर की। या फिर 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ xg, या फिर इसको लिखते हो आप 760 टॉर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज में आती है एटीएम और बार, ये वाली यूनिट जो mm ऑफ xg है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आपको 760 mm लिखा है तो अपन इसको लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ xg। क्यों भाई, 76 सेंटीमीटर बोलो या फिर 760 mm बोलो, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट जो सेकंड अपने पास पैरामीटर है दैट इज वॉल्यूम। सेकंड पैरामीटर जो अपने पास वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को अपन लिखते हैं V से, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको पुट करना है वो किस में पुट करना है, लीटर में, ठीक है। तो वॉल्यूम अपने को गैस इक्वेशन में पुट करना है लीटर में। तो जो अपने पास रिलेशन है वो क्या है, वो रिलेशंस अपने पास ये हैं कि जो अपन वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब कितना आता है, 1000 लीटर। और ये मीटर क्यूब जो है वो इसकी ऐसा यूनिट है वॉल्यूम की, ठीक है। लीटर इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक। चलिए अब अपन बात करते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना आता है, 1000 ml। ये तो अपन डेली लाइफ में यूज भी करते हैं ना कि 1 लीटर दूध दे दो, या 1 लीटर को मतलब आधा लीटर बोलते हैं तो वो 500 ml होता है। तो वहीं से भी याद रहता है अपने को, 1000 ml लिख दो, या फिर इसको लिख दो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लिखने का तरीका ऐसे भी है, cc क्यूबिक सेंटीमीटर। या फिर कभी कभार ये भी यूज आता है अपने पास 1 डेसीमीटर क्यूब, कितना, 1 लीटर। ये आ गया, ठीक है। सेकंड पैरामीटर अपने पास ये आ गया। और थर्ड पैरामीटर जो है वो अपने पास n, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स। इसके बारे में सब जानते ही हो आप, इतना अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। n है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई यूनिट में कन्वर्जन है नहीं, बट इसके फॉर्मूला जो है वो दोनों अपने को पता होना चाहिए। n जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, या फिर इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये दो फॉर्मूला आज अपन पढ़े भी थे, बाकी इनमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब अपन नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो अपने पास n के बाद है अपने पास r। फोर्थ जो पैरामीटर है वो अपने पास r को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, इसकी जो वैल्यू है ना वो किसी पैरामीटर, गैस पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आप कोई सी भी गैस लो, है ना, आप नाइट्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, हीलियम लो, नियोन लो, क्लोरीन लो, जो भी आपका मन करे कोई सी भी गैस लो, सबके लिए R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिक्स है। और R की जो वैल्यू कांस्टेंट है वो R की वैल्यू है 0.0821। यूनिट इसकी ध्यान से सुनना आप, जब भी अपन गैस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये R की यूनिट है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0821। ध्यान रहे, वैसे R की अदर यूनिट्स भी आएंगी, बाद में अपन देखेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है लीटर एटीएम। क्यों, क्योंकि प्रेशर आपने पुट किया एटीएम में और वॉल्यूम आपने पुट किया लीटर में, तो यहाँ पे यूनिट जो आने वाली है वो लीटर एटीएम में, ठीक है ना। यहाँ पे किस में आएगी, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अब आप ध्यान रखना कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप R की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो R की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 1/12 भी पुट कर सकते हो। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, आप ऐसे मत सोचना कि यूनिट चेंज हो गया।
1/12 की जो वैल्यू लिखोगे वो 0.0821 ही आती है, ठीक है ना। तो इसकी जो यूनिट है वो भी है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। बस ये है कि अपने को कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू आ जाए तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और फिर जो अपने पास पैरामीटर है दैट इज टेम्परेचर T। और टेम्परेचर T को ध्यान रखना, कहीं भी आप पुट करो पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिक्स में, तो ऑलवेज केल्विन। अब केल्विन में ही आपको जनरली दिया रहता है, बट केल्विन में नहीं दिया हो तो आप यूज कर सकते हो। अब दिया किस में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो जो आप टेम्परेचर इन केल्विन लिखते हो वो आता है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। कैसे, एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ ये केल्विन में कितना होगा। तो जो टेम्परेचर इन केल्विन होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कितना 273, तो ये आएगा 298 केल्विन। तो इस तरीके से अपन डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केल्विन में, ठीक है। तो ये थी गैसिफिकेशन के बारे में। अब इसका यूज कैसे करना है, उसके क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और देखते हैं। ये टर्म भी बार बार अपने सामने आती रहती है, जिसको लिखते हैं अपन STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप पूछोगे सर हमें क्या पता STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, वैल्यू कितनी स्टैंडर्ड टेम्परेचर की है ना, और प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी। तो इसको ध्यान से देखना। तो जो STP लिया रहता है जनरली वो अपने को लिखा रहता है, जो प्रेशर है ना वो तो लिखा रहता है इस पे 1 ATM, कितना 1 ATM, और जो टेम्परेचर लिखा रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको आप लिख सकते हो 273 केल्विन, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। वो मॉडिफाई ये कर दिया गया कि अब जो है ना प्रेशर लिखता है कितना 1 ATM ना लिखकर 1 लिखता है कितना 1 बार, और टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। तो ये जो था वो पहले लिख देते थे, ये ओल्ड नोटेशन है, ये वाला क्या है, न्यू है, ठीक है ना। बट आप पूछोगे सही कौन से हैं, बट यार जनरली सही तो न्यू वाला होना चाहिए, बट कुछ बुक्स इसको भी फॉलो कर लेती हैं, तो कोई बात नहीं, अपन ये इसको भी सही मान लेंगे, ठीक है ना। या फिर कई जगह लिखा रहता है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल इसको भी कितना लिखता है 1 ATM एंड 273 केल्विन, ठीक है। एक चीज नोट करके और लिखिए आप, वो नोट ये है कि ये आपके जब आप क्वेश्चंस करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो ये आपके खूब काम आने वाला है। वो ये है कि शॉर्ट ट्रिक मान लो आप इसको, जो भी मानो आप, कि R इंटू 273, इनका जो मल्टीप्लाई है R इंटू 273 है ना, R की वैल्यू कितनी 0.0821 इंटू कितना 273, इसको आप करके देखोगे तो आएगा 22.4। तो ये वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो ये आपके खूब काम आने वाली है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू 273 इंटू R, तो 273 इंटू R की वैल्यू कितनी है 22.4। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होगी तो क्वेश्चंस में अपना काफी टाइम भी सेव होगा और कैलकुलेशन भी सेव होगी। कैसे सेव होगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन में अपन यूज करेंगे, तो वो आप देखना आगे, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन करते हैं तब अपन करेंगे इसको, यूज में लेंगे इसको, बहुत क्वेश्चंस में ऐसा यूज आएगा ही आएगा आपके, ठीक है। देखिए ये दो एग्जांपल्स हैं अपने पास, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। तो यहाँ पे आपको आइडियल गैस का वॉल्यूम पूछा गया है, और अगर उसने आइडियल गैस नहीं भी लिखा होता, ओनली गैस लिखा होता, तो भी अपन उसको क्या कंसीडर करते हैं, ओनली आइडियल गैस ही कंसीडर करते। बट ये ध्यान रखना, ये गैस जरूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड हो तो भी आप इसको गैस मान लोगे। अब आपको पता है गैस का वॉल्यूम पूछा गया है, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, तो प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो आपके माइंड में एक ही रिलेशन आना चाहिए। वो रिलेशन है अपने पास क्या, PV = nRT। अब आपको पता है वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो nRT/P। तो n कितना 1 मोल आइडियल गैस, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू कितनी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना, प्रेशर भैया 1 ATM, तो ये पुट कर दिया। और ये वैल्यू का जो मल्टीप्लाई है वो आपको अभी अभी मैं बताया कि कितना R इंटू 273 कितनी 22.4, तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई 22.4, और ये यूनिट किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि जब आपने सब कुछ
जो यूनिट के अकॉर्डिंग पुट किया तो वॉल्यूम किस में आना चाहिए, लीटर में। तो इसका मतलब ध्यान रखना आप कि 1 मोल आइडियल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम, 1 मोल के वॉल्यूम को अपन क्या बोलेंगे, वीएम। वीएम का मतलब होता है मोलर वॉल्यूम। क्या मतलब, मोलर वॉल्यूम। और किस पे, एट एसटीपी। तो मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 22.4 लीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना आ गया, 22.4 लीटर। ठीक है, इसका अपन आगे यूज में लेंगे। आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो यहाँ से एक मोल्स का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो यहाँ से जो एन नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा कि टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये लीटर में लिखना है, और ये एसटीपी कंडीशन भूलना मत। टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। तो यहाँ से मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास कि टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम तभी एप्लीकेबल होगा जब अपने पास कंडीशन कौन सी हो, एसटीपी। एसटीपी का मतलब, एसटीपी बोले तो 1 atm 273 केल्विन। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने पास कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस विच इज प्रेजेंट इन 224 लीटर कंटेनर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो अब देखो यार, ये 1 atm और 273 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। तो क्या यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख सकते हैं क्या कि टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो वॉल्यूम आपको गिवन है 224 लीटर, ये एसटीपी पे गिवन नहीं है। एसटीपी पे गिवन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेशर तो 1 atm, चलो ठीक है, बट जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर आप केल्विन में लिखोगे तो वो आएगा 273 प्लस 273, यानी कि कितना हो गया, 2 इंटू 273 केल्विन। यानी कि ये एसटीपी की कंडीशन नहीं है। अब एसटीपी कंडीशन नहीं है तो आप बोलोगे सर फिर मोल्स कैसे कैलकुलेट करें? तो फिर भैया जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो एसटीपी नहीं हो तो फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन चलते हैं गैस इक्वेशन के पास। तो गैस इक्वेशन के पास चलेंगे तो एन जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, पीवी अपॉन आरटी। तो वैल्यू पुट कर दो, प्रेशर कितना 1, वॉल्यूम कितना 224 लीटर, आर कितना, आर की वैल्यू 0.0821, ठीक है, टी कितना 273 इंटू 2। तो अब देखो ये कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी टिपिकल होगी, बट आपने यहाँ पे देखा ना 273 इंटू आर, इसकी वैल्यू आपको लर्न की थी कितनी, 22.4। तो एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 224 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 22.4 और ये कितना 2। ठीक है, अब देखो कितना टाइम सेव हुआ आपका, और इसको कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आएगी 10/2, यानी कि कितना आ गया 5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5। अब नंबर ऑफ मोल्स 5 आ गए तो अगर अपने को टोटल मास सैंपल का चाहिए तो टोटल मास ऑफ CO2, तो टोटल मास ऑफ जो CO2 लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास CO2 का कितना 44, तो ये कितना आ जाएगा 220 ग्राम। तो इस तरीके से अपन पहुंच सकते हैं। तो मोल के 3 फॉर्मूला जब अपने पास आ गए, कौन कौन से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, दूसरा फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, और तीसरा जो है नंबर ऑफ मोल्स है वो कहाँ से आएगा, गैस से आएगा। तो तीनों को आप आपस में इंटरलेट भी कर सकते हो, इसके इंटरलेटेड क्वेश्चन भी इस तरीके से बनते हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की आप। ये जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या है इसको भी बड़े ध्यान से देखना। स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये भी वैसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने आपको बोला था प्रीवियस टॉपिक थे ना, पर बात ये है कि जैसे अपने प्रीवियस टॉपिक थे और इस चैप्टर ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री, इसका भी उतना ही यूज है, बाकी चैप्टर्स में इसका यूज आता रहता है। जैसे मैंने वो पहले ही बोल चुका हूँ कि सभी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो अपने कहीं ना कहीं लिंक रहते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, क्या बताता है अपने को कि स्टोइकियोमेट्री अपने को सिंपल एक रिलेशन बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, है ना, कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कि कितना रिएक्टेंट लोगे तो कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा, या फिर किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है तो वो कितनी कितनी क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब सिंपल इसको अपन समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या हुआ। देखना आप बड़े ही ध्यान से कि मैंने रिएक्शन लिखी, मान लो
N2 प्लस H2 और NH3 कि N2 और H2 की रिएक्शन से बनता है अमोनिया। तो पहली बात तो ये कि इन दोनों की रिएक्शन से अमोनिया बनेगा। तो ये बात रही किसकी, क्वालिटी की। क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा क्या, तो बनेगा क्या उसमें अपन ज्यादा फोकस नहीं करते स्टोइकियोमेट्री में, ठीक है। तो वो अपने को क्वेश्चन में दिया भी रहेगा या फिर बहुत बेसिक सी रिएक्शन दी होगी जो अपने को पता होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी करते रहोगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों की रिएक्शन से अमोनिया बन गया, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको ये बताना होगा कि इतना अमोनिया बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी आपको दी होगी, तो आपको कितना जो है नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, कितना आपको हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि अपनी जो भी रिएक्शन दी हुई है आपके पास, वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होगी तो आप इजीली बता सकते हो कि बैलेंस करने के लिए आपने इसको किया 2 नाइट्रोजन, तो इधर भी 2, और इधर हाइड्रोजन हुआ 6, तो इधर आपने लिखा 3H2, तो ये इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बैलेंस होने के बाद इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना 1, ये नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कोफिशिएंट कितना 3, और ये अमोनिया कोफिशिएंट कितना 2, तो इनको कोफिशिएंट्स को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट टाइम से इनको अपन लिखेंगे SC, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं वो क्या बताते हैं अपने को, वो ये रेशियो बताते हैं। किसका रेशियो बताते हैं, इनके मोल्स का रेशियो। किसका रेशियो बताते हैं, मोल का रेशियो। वो क्या रेशियो बताते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में रिएक्ट करेंगे तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, 2 रेशियो में प्रोड्यूस होगा। और ये किसका रेशियो है, मोल का रेशियो। किसका रेशियो है ये, मोल का रेशियो। कितना रहेगा, 1:3:2 रहेगा, मोल्स का रेशियो इतना रहने वाला है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये 1 और 3 रेशियो में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये आपको दे दे 2 मोल और ये 2 मोल, तो ये कितना 6 मोल। बस रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, कितना 1:3। तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, फिर ये प्रोड्यूस होगा 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ये रेशियो किसके लिए वैलिड है, मोल के लिए वैलिड है। आप इसको मास में इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मास दिया है तो फिर आपको कन्वर्ट करना होगा, किसमें, मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब अगर ये गैस है, ध्यान रखना, नोट लगाकर लिख लो ये बात, ये वैलिड है किसके लिए, अगर ये रेशियो लिखना चाहते हो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। और दिस इज ओनली फॉर गैस। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर गैस। गैस के लिए वैलिड है। आप ये वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो आप लिक्विड या सॉलिड के लिए ऐसा नहीं लिख सकते। वैलिड ओनली फॉर गैस। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखिए इसका, calculate the moles of CO2 produced, moles of CO2 and volume of CO2 produced at HTP by the decomposition of 5 मोल CaCO3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखिए इसको, कि 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका डिकम्पोजिशन होगा तो उससे कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, कितना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस होगा। तो आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन है, तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करेंगे अपन। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखोगे तो पहले अपने पास रिएक्शन होनी चाहिए। तो वो रिएक्शन बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। अब आप देखो कि किस रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की आपको क्वांटिटी दी गई है, तो वो आपको मोल्स गिवन है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब कैल्शियम कार्बोनेट के अगर आपको मोल्स गिवन है
तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल? 5 मोल। तो ये रेशियो जो है 1 रेशियो CO2 का कितना है? 1। रिएक्शन बैलेंस है, तो इसका मतलब इसके 5 मोल डिकम्पोज होंगे, तो CO2 के भी कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 5 मोल्स। तो अब आपको लिख दिया कि मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितने आ गए? 5। अब मोल्स 5 आ गए। अब ये अपना स्टोइकियोमेट्री का काम कंप्लीट हुआ। अब आपको जो भी पूछा जाए वो आप उसके अकॉर्डिंग करते रहिएगा। क्या पूछा गया अपने से? मान लो वॉल्यूम पूछ ले, तो वॉल्यूम एट एसटीपी, तो वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा गया है, तो आप लिख सकते हो कितना? 5 × 22.4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 112 लीटर। लेट्स से आपको वॉल्यूम ना पूछकर इसका मास पूछा जाता, तो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना होगा? तो मास ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस होगा वो कितना आएगा भैया? 5 × 44 यानी कि 220 ग्राम, इतना आ जाएगा। तो कुछ भी पूछा जाए इस तरीके से अपन रिलेट कर सकते हैं। बट पहली कंडीशन तो ये है कि जो अपने को रिलेशन अप्लाई करना होगा वो कौन सा करना होगा? वो अपने को करना होगा मोल मोल रिलेशन, कि रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल या फिर प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल। पिछला बता दो आपको, पिछले चलिए, इसमें नेक्स्ट जो है अपना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट क्या है लिमिटिंग रीजेंट का और अपने को कब अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ ऐसा, कि ये तभी अप्लाई करना है जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हों? 2 और मोर हों, तभी अपने को अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। ये क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ध्यान रखना। जैसे लेट्स से अपने को कोई भी रिएक्शन दी गई है N2 + H2, बैलेंस करके ही लिखता हूँ मैं, N2 + 3H2, और इससे अपने को मिला अमोनिया, ये बैलेंस किया आपने। अब आपको इनके मोल्स गिवन है कि आपको इसके मोल्स गिवन है कितने? 5, इसके मोल्स आपको गिवन है 9, तो ये अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा ये अपने को बताना है। अब कैसे करेंगे इसको? इसको सिंपल है, अपने को पता है जब भी क्वेश्चन में रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो और दोनों की क्वांटिटीज अपने को गिवन हो, तो दोनों की क्वांटिटीज अपने को गिवन हो तो अपन LR फाइंड करेंगे, ठीक है ना, लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रीजेंट कैसे फाइंड करेंगे? उसका कॉन्सेप्ट होता है कि मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1, ये कितना? 9 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3, तो ये वैल्यू कितनी है? 5, और ये वैल्यू कितनी है? 3। अब इनमें जो लीस्ट वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी आ गई? लीस्ट इस क्वेश्चन में, तो लीस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वही क्या होगा? अपना LR। LR का मतलब ये लिमिटिंग है, ये पहले फिनिश हो जाएगा। अब जितनी भी अपने को कैलकुलेशंस करनी है वो LR के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो LR H2 हुआ, तो अब अपने को जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं? H2 के अकॉर्डिंग। तो अब हम कैसे बनाएंगे भाई? इनका रेशियो कितना है? 3:2, तो 3 हाइड्रोजन से कितना प्रोड्यूस होगा? 2 अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो 1 हाइड्रोजन से कितना होगा? 2/3, और ये कितना है? ये है 9 हाइड्रोजन, तो 9 हाइड्रोजन से कितना प्रोड्यूस होगा? 2/3 × 9, यानी कि 6 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो 6 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, तो मास भी पूछा जाए तो 6 × 17 यानी कि 102 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा अगर अपने तरीके की रिएक्शन करवाते हैं। अब आप ये भी बता सकते हो कि कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग, तो ये 3 से कितना रिएक्शन करता है? 1, तो 9 से कितना करेगा? 3, तो मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड, तो रिएक्टेड कितने हैं? तो रिएक्टेड आप बता सकते हो कितने? 3, तो रिमेनिंग कितने? रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप बता सकते हो, रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने? 5 - 3, तो बचे हुए मोल कितने नाइट्रोजन के? 2, और रिएक्ट कितने किए? 3, तो थे कितने? 5, तो रिमेनिंग कितने? 2। तो इस तरीके से अपने को बताने हैं। तो ये अपना कंसेप्ट हुआ किसका? लिमिटिंग रीजेंट का। चलिए, तो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
इस चैप्टर का, है ना। आप बोलोगे सर आपने तो सारे टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। हाँ यार इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स जितने भी हैं अपने पास वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका क्वेश्चन आए या ना आए, बट ये है कि उनका यूज कहीं ना कहीं हर चैप्टर में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म अपन जो कैलकुलेट किए हैं वो कौन कौन सी है, उनके अपन बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन अपने को पता है, सॉल्यूशन में अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है अपने पास मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से अपने को ये भी पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है उन दोनों का जो सम है वो कितना आता है, 1 आएगा, ठीक है। पहला टर्म ये था। दूसरा था अपने पास परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, परसेंटेज W बाई V एंड थर्ड इज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाई वेट, तो आप लिख सकते हो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज है तो इनटू 100। अब इसमें देखो W बाई V है तो ऊपर तो अपन लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कितना 100, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कितना 100। तो तीनों सिमिलर टर्म है और बेसिकली अपने को याद भी रह जाती है। परसेंटेज है तो इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100 होगा। इस तरीके से ये अपन कर देंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है अपने पास सबसे ज़्यादा यूज जो आने वाली है वो ये आती है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है ना। तो वो है मोलैरिटी कैपिटल एन। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है अपने पास वो है अपने पास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में था तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे इसमें लीटर में, तो इनटू 1000, ठीक है ना। तो ये अपने पास था फॉर्मूला किसका, मोलैरिटी का, ठीक। या फिर अपने को यहाँ पे कई बार लिखना होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ठीक है। तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे। और 4 जो था अपने पास वो था अपने पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को अपन लिखते हैं किससे, स्मॉल m से। तो मोलैरिटी को स्मॉल m से लिखा तो स्मॉल m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना एक ही कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जिसमें जो अपॉन की टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है तो इसको अपन लिख देंगे कितना, इनटू 1000, इस तरीके से। तो ये अपने पास बेसिक जो कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और W बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये आती है। अब इनमें कई बार ना एक पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो ऐसी कोई कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम टर्म आ रही हो वो कंसंट्रेशन टर्म जो होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होगी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम टर्म है। अब वॉल्यूम अगर आया तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में वेरिएशन आता है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो जिसमें भी वॉल्यूम टर्म आ गया कंसंट्रेशन टर्म में, दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब अपन देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म इनमें कौन सी होगी। तो अब आप देखो कि क्या मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी, इसमें कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं है। W बाई डब्ल्यू ये भी नहीं होगी, W बाई V वॉल्यूम है तो होगी, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये भी होगी। मोलैरिटी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मोलैरिटी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों, जिसमें टेम्परेचर टर्म आ गया, वॉल्यूम टर्म आ गया, दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है तो इसका मतलब दैट विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो ये अपने पास कंसंट्रेशन टर्म है। अब अपन बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की। चलिए तो अब अपन इनका एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी मतलब स्मॉल m, ठीक है ना। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन दिस
1060 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी आपको कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो अपन उसी का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसका फॉर्मूला मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है अपने पास, मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी अभी अपने लिखा कि मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू कितना 1000। ये सॉल्वेंट अगर ग्राम में था तो अपन ने इनटू कितना किया था 1000 किया था, तो ये अपने पास आ गया। तो यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट तो पता है कितना 1। अब अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना अपन कि यहाँ पे अपने को पता है W ऑफ सॉल्यूशन। तो W ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 1060 ग्राम। अगर अपन W ऑफ सोल्यूट लिखें तो सोल्यूट यहाँ पे यूरिया है, तो यूरिया का 1 मोल गिवन है और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास जो आता है वो 60 आता है। तो 1 × 60 तो आ जाएगा 60 ग्राम। अब अपने को एक चीज़ ये भी पता है कि W ऑफ सॉल्यूशन जो आता है वो कितना आता है, W ऑफ सोल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, दोनों को ऐड करके आता है। तो सॉल्यूशन का आपको गिवन है 1060 ग्राम, W ऑफ सोल्यूट भी पता है कितना 60 ग्राम। तो यहाँ से W ऑफ सॉल्वेंट अपन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आपने W ऑफ सॉल्वेंट अगर फाइंड किया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कितनी आएगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना 1000 ग्राम में था, तो ग्राम में था तो इनटू कितना किया 1000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 मोलर। ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल m से लिख देते हैं इसको अपन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था देखो एक बार फिर से कि अपने को गिवन था कि 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है कितने में 1060 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मास अपने को दिया था 1060 ग्राम सॉल्यूशन में गिवन था, तो आपको फाइंड करना था मोलैलिटी। तो मोलैलिटी फाइंड करने के लिए अपने को फॉर्मूला पता है कि मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब इसको ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में कहीं भी अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया, कहीं भी वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया गया, तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कैसे करोगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि अपने को वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है तो उसमें से सोल्यूट का वेट अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट का सम आता है। तो इस तरीके से अपन ने फाइंड किया, तो वेट ऑफ जो सॉल्वेंट था वो आपके पास आ गया कितना 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम आया तो अपन ने अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मोलैलिटी का। वो फॉर्मूला क्या था कि मोल ऑफ सोल्यूट कितने 1 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम इनटू कितना 1000। तो यहाँ से मोलैलिटी कितनी आ गई 1, मोलैलिटी कितनी आ गई, मोलैलिटी की वैल्यू 1 आई। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं मोलैलिटी, ठीक है भैया, ठीक है। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन आते ही हैं, बट इस तरीके से अपने को फाइंड करना है तो ये फाइंड कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना अपने पास 2, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैलिटी, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, मोलैलिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m अपने को फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी अपने को गिवन है। कैसे फाइंड करेंगे, आपको 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन गिवन है, तो 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये बोल सकते हो कि 2 मोल ऑफ यूरिया, ठीक है, 2 मोल ऑफ यूरिया इन ठीक है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2 मोल ऑफ यूरिया है, तो 2 मोल ऑफ जो यूरिया है उसको आप बोल सकते हो 2 मोल ऑफ यूरिया इन 1 लीटर, 1 लीटर यानी कि कितना 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं अपन कि 2 मोल ऑफ यूरिया इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब अपन देखो यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो कितना आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना 1000 ml इनटू डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, तो ये आएगा 1200 ग्राम। अब अपने को यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हैं।
मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, 2 मोल ऑफ यूरिया है तो 2 × 60 कितना हो गया 120 ग्राम। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट आएगा वो कितना आएगा, सॉल्यूशन का मास कितना है 1200 ग्राम, उसमें से आप -120 कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी 1080 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया। तो अब अपन यहाँ पे मोलैरिटी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 1080 इंटू कितना 1000। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2000 अपॉन 1080 ना, ये थोड़ी सी लेस देन 2 आ जाएगी। तो ये मोलैरिटी आ गया। तो जब भी आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन फाइंड करना हो तो कुछ भी फॉर्मूला वगैरह आपको रटना नहीं है, आपको सिंपल सा ये करना है, ये इस तरीके से इसी मेथड से अपने को आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ना है, मोलैरिटी दी हुई है कितनी 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, तो 2 मोलर इसका मतलब हुआ कि 2 मोल ऑफ यूरिया इन 1000 ml सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ से अपन मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करेंगे और क्वेश्चन में जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये अपने पास सारी कंडीशंस हैं, इस तरीके से अपन फाइंड करेंगे। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन कैसे होगा। तो ये है अपने पास। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने इतना चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज किया तो मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी अपने पास टॉपिक ऐसा नहीं बता जिसको अपने कवर ना किया हो। तो आप इसको बहुत अच्छे से वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 10 to 20 क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कीजिएगा। वो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के अगर सोल्व करते हैं तो वो आपके लिए और बेटर रहेगा ना। जितने भी प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।